हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जो हमारा यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स है, उसका जो पेपर 1 है उसको हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं। ये सेट बी जो है वो हमारा सबसे पहले तो सेट बी है, पेपर 1 सब्जेक्ट जीएस पेपर 2026 का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडियाज़ लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज़ अ क्रूशल टूल फॉर अचीविंग नेट ज़ीरो एमिशन बाई 2070। बिल्कुल ये सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडियाज़ फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिटेड इन दिसंबर 2024 recorded around 8% decrease in greenhouse gas emissions in 2020 over 2019। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है अब वो आपका बताता है कि यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो फैक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि जो रिपोर्ट था ऑफिशियली वो 7.93%, अप्रॉक्सीमेटली 8% हम मान सकते हैं वो डिक्रीज़ हुआ था, क्योंकि 2020 में कोविड भी आया था जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यहाँ पे कम हुए थे। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नेसेसरली डिपेंड्स ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट ऑफ एमिशन रिडक्शन टारगेट। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही जो है वो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में है। तो बिल्कुल ये क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के ऊपर फोकस नहीं है, तो ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ एम्पायरिकली सपोर्टेड बाई 2। जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है 2 को, क्योंकि 2 में यहाँ पे जिस तरह से कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो डेफिनेटली 2070 का हमारा टारगेट है तो उसको फुलफिल कर रहा है। फिर है यहाँ पे स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्राडिक्ट्स द अप्रोच इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट 1। बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के लिए नहीं है, हमारा लॉन्ग टर्म अचीवमेंट फॉलो करना है, तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर एस्टेब्लिश द प्रेमिस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। नहीं, 3 जो है वो तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये तो क्विक एंड शॉर्ट टर्म बारे में बात करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओनली 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये जो है वो पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे वेस्टर्न हिलॉक जो गिबॉन्स है उसके बारे में। तो एक सेंचुरी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ होम टू दिस एप स्पीसीज लिस्टेड एट इंडेंजर्ड। बिल्कुल ये सही बात है, ये इंडेंजर्ड है एंड इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, तो यहाँ पे एक सेंचुरी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो यहाँ पे इसका होम है। डेफिनेटली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रैकिएशन एंड कैन ईजली स्विंग बिटवीन द ट्रीज। तो यहाँ पे बिल्कुल इसका स्पेशलाइज्ड होता है और आराम से ये पेड़ों पे यहाँ पे चढ़ सकता है। ठीक है। और दे पजेस अ स्ट्रॉन्ग एंड हेवली बिल्ड लाइक गोरिल्ला। नहीं, उनका बॉडी जो है वो गोरिल्ला से भारी नहीं होता है, गोरिल्ला से कम भारी होता है। हालांकि वो पेड़ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस पाए जाते हैं, ये सही बात है, ये भी सही बात है, ये गलत बात है। तो सही बताना है तो ओनली 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग द मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। तो मैंग्रोव रिड्यूस द टाइडल एनर्जी एंड स्टोर द फ्रेश वाटर मेकिंग देम आइडियल साइट्स फॉर पैडी कल्टिवेशन इन सलाइन एस्टुअरिन बेल्ट्स। नहीं, ये ऐसा नहीं है। फ्रेश वाटर को स्टोर करके यहाँ पे जो है वो आइडियल नहीं बनाता, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर ये फोकस करता है, तो डेफिनेटली ये टाइडल एनर्जी को रिड्यूस करके फ्रेश वाटर को स्टोर करके ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद देयर सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स फिल्टर द सी वाटर मेकिंग द मैंग्रोव्स की टू कन्वर्टिंग द कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जोन। नहीं, एक प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें मैंग्रोव के जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पे फिल्टर तो करते हैं सी वाटर, लेकिन एक्चुअली में जो है वो जितने भी सॉल्ट हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी सॉल्ट है उसको यहाँ पे रिलीज़ कर देता है और जो भी फ्रेश वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उसका रूट। तो ये फ्रेश वाटर को कन्वर्ट नहीं, फ्रेश वाटर रिलीज़ नहीं करता, एक्चुअली में ये फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
By withstanding the tidal surges and offering biomass resources, mangroves function both as natural bioshields and livelihood basis for rural communities. बिल्कुल ये सही है. तो only 3 स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है पैडी कल्टीवेशन के लिए. और दूसरा यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फ्रेश वाटर एब्जॉर्व करके जो ब्रैकिश वाटर होता है, मतलब सॉल्ट वाटर, उसको यहाँ पे रिलीज करता है. तो ये भी गलत है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 4. ये यहाँ पे विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में और इंडिया मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में बता रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज अ डोमेस्टिक कार्गो हब टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन कोस्टल शिपिंग एंड एलिमिनेट द नीड फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन. तो सबसे पहले तो ये जो है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो कोस्टल शिपिंग है उसके लिए ज़रूरी है. तो ये डोमेस्टिक कार्गो हब नहीं हम बोलेंगे, ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. ठीक है. विजिंजम ये क्या नाम है, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो केरला में. ऑल राइट. उसके बाद है बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म. नहीं, पैसेंजर क्रूज टूरिज्म पे इसका फोकस नहीं होता है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी गुड्स हैं उसके ऊपर फोकस करता है. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका प्राइमरी और डिफाइनिंग फोकस है गेटवे एंड ट्रांसशिपमेंट कंटेनर कार्गो के ऊपर. ठीक है, ना ही पैसेंजर क्रूज टूरिज्म, हेरिटेज एंड शिपिंग करने का. उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है बाय लेवरेजिंग इट्स नेचुरल डीप. बिल्कुल ये नेचुरल डीप पोर्ट है. और जो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है वो गेटवे टू द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड भी इसको बोला जाता है. तो ये काफ़ी यहाँ पे डीप पोर्ट है यहाँ पे. तो दैट्स वाई ओनली 3 इज़ करेक्ट. ठीक है. स्टेटमेंट 1 एंड 2 गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वो एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक हब नहीं है. ठीक है, इज इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है ये. और स्टेटमेंट 2 में प्राइमरली फोकस जो है वो गेटवे एंड कंटेनर कार्गो के ऊपर है. ठीक है, कोई क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज शिपिंग जैसा बात नहीं है यहाँ पे. और यहाँ पे नेचुरल डीप पोर्ट है, ये सही है. तो ओनली 3. आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ नदियाँ हैं, उसके बारे में बताना है कि भाई इसमें से क्या क्या सही है. तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा वैसे सतलज, क्योंकि सतलज पे ही ये चारों चीज़ जो है वो अप्रोप्रिएट बैठ रहा है. ठीक है. एंटीसीडेंट ड्रेनेज मतलब जो रिवर का कोर्स है वो टेक्टोनिक अपलिफ्ट हिमालय से पहले जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था. ठीक है. तो इसके वजह से ही डीप गॉर्जेस वगैरह बनाता है, जैसे शिपकीला में भी सतलज का बनता है. तो इसका राइट आंसर होगा सतलज. 3 कंट्रीज़ बिल्कुल, तिब्बत और इंडिया और पाकिस्तान में बहता है ये नदी. और तिब्बतन प्लेटू से ये निकलता है लेक रक्षस्थाल से. और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम, इंदिरा गांधी कनाल, ये सब पंजाब हरियाणा राजस्थान को होते हुए ये बहती है. और इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब एक ऐसा स्ट्रीम जो का ब्रांच ऑफ हो सके, है ना. मतलब एक स्ट्रीम आ रहा है, उसके बहुत सारे ब्रांच ऐसे ऐसे निकल गए, है ना. तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सतलज जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना. सतलज जो है मर्ज हो जाता है चेनाब रिवर से. चेनाब रिवर जो पाकिस्तान में बहती है वो उसके साथ मर्ज हो जाता है सतलज. और फिर यहाँ पे इंदस को यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले सतलज, इंदस बही, सतलज बही. ठीक है. सॉरी, इंदस बही, चेनाब बही और सतलज. तो सतलज जो है चेनाब को यहाँ पे ज्वाइन करता है एंड देन फिर इंदस के साथ बह जाता है पाकिस्तान में. ठीक है. और कभी भी ये समुद्र में इंडिपेंडेंटली नहीं बहता है और ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है. ठीक है. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरीज में वही होता है कि भाई समुद्र में पहले जाके और इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गए. तो डेफिनेटली ये सतलज के लिए है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इसमें बताना है कौन गलत यहाँ पे है ना, कौन गलत है. तो इसका राइट आंसर होगा 2 एंड 3, क्योंकि उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट. ये बात सही है ना. उत्तर प्रदेश 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर करता है, तो ये सही बात है. तो सही बात है तो फिर गलत नहीं होगा ना. राजस्थान शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर. नहीं, राजस्थान नहीं शेयर करता. वेस्ट बंगाल करता है बांग्लादेश के साथ. ठीक. और सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट दैट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद जस्ट 1 इंडियन स्टेट. नहीं, सिक्किम नहीं. इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेघालय जो है वो भी यहाँ पे असम के साथ शेयर करता है. ठीक है. सिक्किम के साथ साथ मेघालय भी असम के साथ शेयर करता है अपना इंडियन स्टेट. तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ये दोनों गलत है. तो ये दोनों गलत है तो इसका मतलब यही दोनों सही है. सो 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है.
उसके बाद आमूर फॉल्कन्स जो डोयांग लेक नागालैंड है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इससे ये बताता है कि भाई जो सस्टेन्ड लोकल कंजर्वेशन एफर्ट है वो कंट्रीब्यूट किया है अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड। बिल्कुल ये सही बात है। आमूर फॉल्कन जो है वो एक माइग्रेटरी बर्ड है और यहाँ पे नागालैंड में कम्युनिटी यहाँ पे एफर्ट भी दिखाया गया था जिसकी वजह से यहाँ पे सेव किया है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दैट गाइड द माइग्रेटरी बर्ड बैक टू देयर स्टॉप ओवर साइट। नहीं, स्टॉप ओवर साइट अगर नागालैंड बना है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि आमूर फॉल्कन या जो भी कोई भी माइग्रेटरी बर्ड है उनके पास एक अपना खुद का इनेट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सेलेस्टियल क्यूज के हिसाब से वो जो है बर्ड को गाइड करता है, वो ट्रैवल करते हैं अपने हिसाब से। तो बर्ड का अपना खुद का नेविगेशन है, ना कि यहाँ पे ह्यूमन टेक्नोलॉजी का कोई रोल होता है, ठीक है। तो ये गलत बात है। एंड देन इट कन्फर्म्स दैट आमूर फाल्कन्स हैव अडेप्टेड टू परमानेंट रेसिडेंसी। नहीं, परमानेंट रेसिडेंसी तो नहीं है, यहाँ पे एक टेम्पोररी साइट है ना। ये यहाँ पे एक टेम्पोररी प्लेस है जो यहाँ पे आके एक्चुअली वो फैट वगैरह गैदर करते हैं ताकि वो फर्दर फ्लाइट के लिए रेडी हो सकें। सो डेफिनेटली ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर कि कम्युनिटी एफर्ट हुआ था 2012 से पहले जो है वो आमूर फाल्कन को यहाँ पे शिकार किया जाता था। लेकिन 2012 के बाद कम्युनिटी कंजर्वेशन दिखा और जो भी मास हंटिंग होती थी मीट के लिए वो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ ने बैन किया और थाउजेंड्स ऑफ द बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मार दिए जाते थे। तो फिर उसको रोका गया। सो एक बोल सकते हैं आप इको टूरिज्म का प्रदर्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन फेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसमें जो है सबसे पहले तो ऑप्शन देखते हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के 8 ऑब्जेक्टिव्स में से एक था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और उसमें जो है मोनोकल्चर को इनकरेज करने की बात नहीं की गई थी, ठीक है। मोनोकल्चर तो होता है कि भाई प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात किया गया था कि जितनी भी मिक्स्ड हैं, पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, उन सबको यहाँ पे मिक्स करके उगाया जाए, है ना। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात की गई थी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। राइस कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की बात की गई थी ना, ये इरिगेटेड रीजन से मतलब ही नहीं था, क्योंकि रेन फेड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ मानसून्स पर डिपेंडेंट हो, मतलब जो खेती है वो सिर्फ मानसून पर डिपेंडेंट हो। तो इरिगेटेड एरिया के लिए ये था ही नहीं, और ना ही राइस कल्टीवेशन को बढ़ावा देना था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इसमें जो थर्ड है इन्हांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग द क्लाइमेटिक रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, बिल्कुल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को यूज़ करके जो क्लाइमेट रिस्क है उसको कम करना है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को प्रमोट करना। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब जैसे कि जो हम बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, फिशरीज़, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिला जुला के जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आता है ना। लाइव स्टॉक रियरिंग, फिशरीज़ हो गया, एपीकल्चर वगैरह। तो ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। नाउ एक है यहाँ पे ओइको टेक सर्टिफिकेशन एर्री सिल्क के लिए, ठीक है। तो इसका यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट अलाउ द इंडियन एक्सपोर्टर टू कम्पीट इन द हाई एंड मार्केट दैट प्रायोरिटाइज द केमिकल फ्री प्रोडक्ट। बिल्कुल, तो ये जो टेक्निक है, ठीक है, तो एर्री सिल्क प्राइमरली प्रोड्यूस होता है असम में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और इसको अहिंसा भी बोला जाता है। ये जो ओइको टेक सर्टिफिकेशन है इसको अहिंसा बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है वो नॉन वायलेंट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इस टेक्निक में। जिसमें जो मॉथ्स होते हैं वो यहाँ पे फ्रीली सेफली बाहर निकल जाते हैं बिफोर द सिल्क इज़ हार्वेस्टेड, और इसके वजह से यहाँ पे एरी सिल्क जो है इंटरनेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करता है, जिसकी वजह से इसका जो है प्रीमियम इको कॉन्शियस मार्केट बनता गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। और ये हैवी मेटल्स, फॉर्मल्डिहाइडाइन, एजोडाइज, हैवी मेटल से फ्री है, और इसका सर्टिफिकेशन भी जो है स्टैंडर्ड 100 ओइको टैक्स सर्टिफाइड है। तो दैट्स वाई। नाउ शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज टू रीच द इंडियन ओशन। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 ही कंट्री है, एक तो बहरीन और दूसरा कतर। यही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्रॉस करता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को यहाँ पे क्रॉस करता है। तो एक तो बहरीन सबसे पहले, उसके बाद फिर कतर। बाकी ये पे सीरिया, अगर इजिप्ट की बात किया जाए तो स्वीज कनाल होते हुए सीरिया निकलता है, और इजिप्ट जो है वो बाब मंदब जो है वो वहाँ से निकलता है, रेड सी वगैरह, मेडिटेरेनियन सी का एरिया ये सब का। तो राइट आंसर होगा 1 एंड 3, बहरीन एंड कतर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे तुंगरुआ वोल्केनो के बारे में बात किया गया है, जो कि
ग्लोबल जियो पार्क यूनेस्को 2025 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये कहाँ है? तो ये बिल्कुल इक्वाडोर में है, इसका राइट आंसर होगा इक्वाडोर। उसके बाद माधव नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन था कि इसको टाइगर रिजर्व जो है 2025 में डिक्लेयर किया गया था, ऑफिशियली 2025 में किया गया था, 2023 में यहाँ पे इनिशिएटिव ले लिया गया था। तो बिल्कुल ये सही बात है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने वाला चीज़ था, बट ये सही बात है, ऑफिशियली टाइगर रिजर्व जो है 2025 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। साख्या सागर जो कि एक रामसर साइट है, वो इसी नेशनल पार्क के इर्द गिर्द है, बिल्कुल सही बात है। और ये एरिया शेयर करता है मध्य प्रदेश और राजस्थान, नहीं राजस्थान से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंट्रल हाईलैंड में पाया जाता है। तो जो माधव नेशनल पार्क है ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही लिमिटेड है। तो ये सही है, ये सही है, ओनली 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है। तो जी हाँ बिल्कुल, ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है और काफ़ी ह्यूमिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट रिसीव्स द रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। हाँ, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून से, दोनों से यहाँ पे रेनफॉल मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। और मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मई। नहीं, चूँकि ये साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका ये जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ड्रॉट वाला फेज़ होता है, फरवरी में होता है, फरवरी मार्च में वो काफ़ी सूखा रहता है ये। और बाकी बारिश यहाँ पे शुरू हो जाती है अप्रैल के बाद से लेके यहाँ पे नवंबर तक। तो नवंबर तक पीक होता है, अप्रैल से लेके नवंबर तक। तो ये गलत बात है, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन दिसंबर एंड मई के बीच नहीं होता, ये तो ठंडा का टाइम होता है और उस समय जो है बहुत कम होता है बारिश। तो ओनली 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल फीचर जो है वो पेनिनसुलर ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सबमर्जेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। हाँ बिल्कुल, जब हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे तो उसमें जो वेस्टर्न कोस्ट है वो यहाँ पे सबमर्ज हो गया है। अब क्यों हुआ है सबमर्ज? तो बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो एंशियंट रिजिड एंड स्टेबल लैंडमास था। और उसके बाद टेक्टोनिक जब सबमर्जेंस हुआ था तो जो पुराने एंशियंट लैंड मास है वो यहाँ पे सबमर्ज्ड हो गया था कोस्टल प्लेन। और इसी वजह से जो आप देखिए ध्यान से, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, वहाँ पे डीप वाटर पोर्ट्स हैं। तो डीप वाटर पोर्ट्स की वजह से वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पोर्ट्स हैं, जैसे द्वारका पोर्ट, ठीक है, वो सबमर्ज्ड है। तो डेफिनेटली सबमर्जेंस हुआ है। प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज वेलिकोंडा हिल एंड महेंद्रगिरी हिल। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे रेसिडुअल माउंटेन है क्योंकि बहुत सारे ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स जो डेनुडेशन प्रोसेस हुआ, वेदरिंग प्रोसेस हुआ, तो एक समय ये बहुत ही लॉफ्टी रेंजेस था, लेकिन ये वॉर्न डाउन हो चुका है, ये बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो जो रेसिडुअल माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जैसे कि अरावलीज हो गया, नल्लामला हिल्स हो गया, ठीक है, उसकी तरह से यहाँ पे जावाड़ी हिल्स हो गया, वेलिकोंडा हिल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पालकोंडा रेंज, महेंद्रगिरी हिल्स, ये सारे। तो बिल्कुल ये भी सही बात है। और डीप वी शेप्ड रिवर वैली फॉर्म्ड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर। नहीं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये पे जो यूथफुल रिवर्स हैं वो हिमालय वाले हैं। तो वो तो साउथ के बारे में हम बात कर रहे हैं जब पेनिनसुलर ब्लॉक के, तो वहाँ पे तो होंगे ही नहीं। तो वी शेप्ड रिवर तो बनेगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ओनली 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। सागरमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई सागरमाला सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, द सक्सेस ऑफ सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे शिपिंग along with the improved global port ranking। हाँ, सागरमाला 2.0 aims to position India as a global maritime innovation hub aligned with the विकसित भारत 2047। हाँ, तो अब इसमें वैलिडेशन करना है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, तो मेन यहीं पे खेला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट 2 वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्विजन इन स्टेटमेंट 1। हाँ, 2 जो है वो बताता है कि भाई ये वैलिडेट करता है कि ये जो स्ट्रेटजी है क्या अचीव करना है, उसको वैलिडेट करता है। उसी तरह से स्टेटमेंट 3 जो है एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 में सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में है, लेकिन 2.0 इसको एक्सपैंड करता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो सागरमाला का जो इनिशिएटिव था उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट था, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है ना। लेकिन जब सागरमाला 2.0 लॉन्च हुआ तो उसमें जिसको फोकस था यहाँ पे इनोवेशन के ऊपर फोकस था, है ना, आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस था। तो डेफिनेटली इसको एक्सटेंड करता है। और थर्ड है स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्रेडिक्ट द स्टेटमेंट 3। नहीं, कॉन्ट्रेडिक्ट तो नहीं करता है, स्टेटमेंट 1 का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव था, स्टेटमेंट 3 का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि यहाँ पे जो एवोल्यूशन हुआ तो अब यहाँ पे हम सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे, लेकिन सागरमाला 2.0 आया
तो इसमें मैरीटाइम स्टार्टअप्स के ऊपर बात होने लग गई, एडवांस्ड शिप बिल्डिंग के ऊपर बात होने लग गई, मॉडर्न इनोवेशन फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए ग्रीन पोर्ट्स बनाना है ना। तो सागरमाला 1.0 फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करता था, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न इनोवेशन फ्रेमवर्क के ऊपर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करता है, तो स्टेटमेंट 1 and 2 इज ओनली राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में एक फॉक्सटेल ऑर्किड के बारे में बात किया गया है। तो क्या ये एपिफाइटिक ऑर्किड है? एपिफाइटिक मतलब एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर ये उग जाएगा, इसमें कोई मिट्टी विट्टी से इसको मतलब नहीं है, बस न्यूट्रिएंट्स लेते रहेगा, मिनरल्स लेते रहेगा। तो बिल्कुल फॉक्सटेल ऑर्किड जो है वो एपिफाइटिक ऑर्किड है ना। एपीफाइट्स जो किसी प्लांट्स के ऊपर उग गए और सॉइल वाइल से उसको कोई मतलब नहीं है, जैसे आप देखे होंगे पेड़ के ऊपर किसी दूसरा पेड़ जो है वो निकल जाता है या बन जाता है, डेफिनेटली सॉइल तो लेता नहीं है वो, तो उसी के ऊपर उग जाता है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करके अपना फूड वूड प्राप्त करता है। द स्पीसीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नहीं सिर्फ एंडेमिक मतलब सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन पे पाया जाना नहीं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी है ये, है ना, फॉक्सटेल ऑर्किड। एंड इट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, हाँ स्टेट फ्लावर है अरुणाचल प्रदेश एंड असम का। तो ओनली 1 and 3 इज़ द राइट आंसर, 2 गलत होगा क्योंकि एंडेमिक सिर्फ जो है वो नॉर्थ ईस्ट तक नहीं है, हाँ नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है, बट उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में भी फॉक्सटेल ऑर्किड जो है वो पाया जाता है। अब यहाँ पे मोइडम्स के बारे में दिया गया है, जो कि ताई अहोम किंगडम असम के हैं, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। तो क्या ये आर्मी फोर्ट्रेस था? नहीं था। दे वे रिक्रिएशन सेंटर ऑफ द रॉयल्स एंड नोबल्स, नहीं। दे वर द ब्यूरियल, यहाँ पे ब्यूरियल ग्राउंड्स फॉर द रॉयल एंड नोबल्स, बिल्कुल ये ब्यूरियल ग्राउंड्स था जो यहाँ पे दफनाए जाते थे लोग, उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ओनली 3 इज़ द राइट आंसर, है ना। और यूनेस्को 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था, मोइडम्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि यहाँ पे फ्रांस में हुआ था, नीस में, वहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक वॉइस ऑन मरीन एंड ओशन इश्यूज, स्पेसिफिकली ऑन सस्टेनेबल फिशरी एंड एक्वाकल्चर। तो इसका जो है थीम क्या था, मतलब 4 बेटर्स के बारे में बात किया गया था। उसमें यहाँ पे बेटर प्रोडक्शन था, बेटर न्यूट्रिशन था, बेटर इन्वायरमेंट था एंड बेटर लाइफ था। तो ये यहाँ पे याद करने वाला चीज़ है, डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा बी। लेक तुर्काना के बारे में, इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो हाँ, ये लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है दुनिया का, ठीक है। ब्रैकिश वाटर का भी है, सॉल्टी वाटर। ये क्या साउथ सूडान में नहीं, ये केनिया और ये जो केनिया का रीजन है वहाँ पे है ना। ईस्टर्न फ्रिंज में तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे केनिया वाला जो रीजन है, इथियोपिया वाला, वहाँ पे पाया जाता है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? बिल्कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको ZC भी बोला जाता है ना, ZC। और इसका वाटर जो है वो काफ़ी ब्लू होता है, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर होगा 1 and 3, क्योंकि ये साउथ सूडान नहीं है, केनिया और इथियोपिया वाला रीजन है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, लेक तुर्काना। अब यहाँ पे है फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इसमें से कौन सबसे पहला था, है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो खासी हिल्स कम्युनिटी REDD+ प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे ऐसा था। ऑलराइट, तो इसमें एक वर्ड है प्लान वीवो। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे प्लान वीवो प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे ये भी था, सिक्किम मामले कामरांग कम्युनिटी भी रीड प्रोजेक्ट में शामिल था, ठीक है। लेकिन प्लान वीवो के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे खासी हिल्स कम्युनिटी वाला ही है, ठीक है। क्योंकि इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं एक एक बताऊँगा तो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कर्नाटिक म्यूजिक रागा इज सिमिलर टू राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो जैसे यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक में राग बिलावल है जिसमें सारे गामापा है, उसी तरह से कर्नाटिक म्यूजिक में यहाँ पे धीरा शंकरा भ्रमण है, इसमें भी सारे गामापा जैसे यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक में होता है वैसे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। The artificially fixed rupee sterling exchange rate prescribed by the Hilton Young Commission was adopted by the British government for which of the following reason। तो ये इसीलिए किया गया था कि जो रेमिटांस है उसको यहाँ पे हेल्प मिले, इंडिया से जो रेमिटांस आ रहा है, और मेंटेन किया जा सके इंडिया का क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन 1926 में जो इस्टेब्लिश हुआ था वो उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये एक एम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक शिलिंग और इसका जो रेशियो था ना 1:1
इज टू 6D था, है ना, 1 शिलिंग एंड 6 पेंस, जबकि इंडियंस बोलते थे कि 1 शिलिंग और 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे रखा जाए, है ना, 4 पेंस रखा जाए, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं माना गया था। ठीक है ना, इंडियन नेशनलिस्ट ने बोला था कि भाई इसको रेट को लोअर रखिए, लेकिन इन्होंने हायर रखा था क्योंकि इजी रेमिटांस हो, और जिसके वजह से ब्रिटिश ने यहाँ पे मतलब कोशिश की थी कि स्ट्रॉन्गर रुपी जो है वो रहे, क्योंकि जो स्टर्लिंग का ऑब्लिगेशन है ना, वो ईज हो सके। पाली टेक्स्ट के बारे में है, कहापना, निक्खा, कमसा, कनिका, ये सब बिल्कुल क्वाइन से रिलेटेड है। और पाली टेक्स्ट में इसके बारे में है भी कि ये पंच मार्क रहता था और सिल्वर बेसिकली होते थे। तो इससे क्या पता चलता है, इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ, बिल्कुल अर्बन लाइफ के बारे में भी पता चलता था। ठीक है, क्योंकि ये जो पाली टेक्स्ट में मेंशन होता था, इसी से फिर पता चला कि यहाँ पे जो निगम है, जैसे हम वर्ड सुनते थे निगम, महानगराज, जैसे राजगिरी, श्रावस्ती, कौसम्बी, तो ये सब डेवलप हुआ तभी जब कॉइन आया, और फिर मनी इकोनॉमी में ट्रांजिशन हो गया। क्योंकि जो पाली टेक्स्ट है उसमें यही है कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम के बाद मॉनेटरी ट्रेड आता था, और मॉनेटरी ट्रेड में सिल्वर पंच मार्क कॉइन जो कहापना है, ये सब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एवोल्यूशन था। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। नगारा स्टाइल्स, यहाँ पे कौन सा मंदिर के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एक तो यहाँ पे जो मलगेट्टी शिवालय बदामी है, बिल्कुल, तो ये सारे जो मंदिर हैं स्टेटमेंट में जो 1 है ना, उसमें यहाँ पे द्रविड़ा स्टाइल है ये। ठीक है, मलगेट्टी शिवालय जो बदामी में है, 7th सेंचुरी CE में बना था, ये द्रविड़ा आर्किटेक्चर है। दूसरा जो है यहाँ पे हुक्की मलगुडी टेम्पल अयहोल, तो ये जो है ये नगारा स्टाइल में था। ठीक है, इसको हम सिखारा बोलते हैं। दशावतारा टेम्पल देवघर भी जो नगारा स्टाइल था। विरूपाक्षा टेम्पल पट्टाडकल जो था ये द्रविड़ा स्टाइल में था। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, द्रविड़ा है, ये दोनों जो है वो नगारा स्टाइल है। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो नगारा स्टाइल है उसमें यहाँ पे शिखार होता है, गर्भगृह होता है, लेकिन जो द्रविड़ा स्टाइल है उसमें यहाँ पे विमान होता है, मंडप होता है ना, ये सब होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज एज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन जैनिज्म, इसमें से कौन नहीं था। तो जैनिज्म का यहाँ पे 4 एग्जिस्टेंस यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, 4 ही यहाँ पे मेन गति माना जाता है। ठीक है, जिसमें एक देव गति है, ठीक है, मनुष्य गति है, ठीक है, त्रियंच गति है, और एक नरक गति है। तो अच्छा काम करोगे तो देव गति मिलेगा, है ना, और सबसे खराब काम करोगे तो नरक गति मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई यक्षा जैसा, है ना, डेमी गॉड्स या सब कैटेगरी ऑफ देवगति है ये था, तो डायरेक्टली इसका मेंशन है नहीं, है ना, मेन गति नहीं था। तो अगर जब भी हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म, तो 4 ही गति था, देव, त्रियंच, मनुष्य एंड एक नरक। तो ये नहीं होगा, तो दैट इज द राइट आंसर, यक्षा, डेमी गॉड इज द राइट आंसर। हली सलस्या पेंटिंग इन बाघ, तो बाघ मध्य प्रदेश का जो पेंटिंग है उसमें हली सलस्या पेंटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक फोक डांस था, जो अभी डांडिया वगैरह गरबा होता है, तो उसी तरह का एक फोक डांस था, वो यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, ये सब नहीं होगा। समुद्र मंथन, ये तो चर्निंग ऑफ द ओशन, ये सब नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, ये यहाँ पे प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में है। तो अर्ली एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम फाउंड इन द मनकनी प्लेट्स फ्रॉम गुजरात, बिल्कुल सही बात। 9th सेंचुरी में प्लेस वैल्यू बिकेम जनरल इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर इंडिया, हाँ, हालांकि ये बाद में डेवलप हुआ, लेकिन 9th सेंचुरी में ही ये इंस्क्रिप्शन इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ चुका था। ठीक है, और प्लेस वैल्यू जो है वो संस्कृत इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, और साउथ ईस्ट एशिया तक इसके बारे में जिक्र है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। Consider the following statement about the archaeological findings in Harappan town. So there is a wide occurrence of spindle walls in the houses but absence of spinning wheel. Spinning wheel तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, हाथ से ही ये स्पाइंडल वॉल्स होते थे, जिसके वजह से कपड़ा टेक्सटाइल्स बनाया जाता था हरप्पन टाउन्स में, ये सही बात है। वेट एंड मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट विथ ग्रेजुएशंस हैव बीन डिस्कवर्ड, हाँ, ये भी सही बात है। And there are houses built in the large part with baked bricks around relatively spacious courtyard with their own wells, bathing platforms and large rooms, हाँ, ये भी था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे अब इसमें भी स्टेटमेंट्स है कि स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पाइनिंग वाज अ लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम, हाँ, घर पे ही किया जाता था। स्पाइनिंग वॉल्स के हिसाब से कोई स्पाइनिंग व्हील्स नहीं था, ये तो बाद में डेवलप हुआ, तो ये सही बात है।
स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 सजेस्ट दैट एक्सटेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज दैट द हरप्पन पजेस्ट। हाँ, स्टेटमेंट 2 से यही पता चलता है कि भाई मेजरमेंट स्केल था, काफ़ी एडवांस था ये, तो उनके पास ऐसा नॉलेज था, साइंटिफिक नॉलेज था। स्टेटमेंट 3 सजेस्ट्स द इमर्जेंस ऑफ ए कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। नहीं, कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं था इनका, प्राइवेट था यहाँ पे, है ना। बाथिंग प्लेटफॉर्म प्राइवेट था, लार्ज रूम्स, अपना खुद का वेल्स था, तो यहाँ पे लार्ज पार्ट बेक्ड ब्रिक्स तो बने थे, लेकिन ये इनका प्राइवेट होता था सब कुछ, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं था। सो दैट इज इनकरेक्ट, ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होता था, प्राइवेट होता था, है ना, प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक्का मूवमेंट एंड बारदोली सत्याग्रह के बारे में दिया हुआ है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह जो था वो एक कैंपेन था जो लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में बात की गई थी, है ना। बारदोली अहमदाबाद में सरदार पटेल ने भी इसमें यहाँ पे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, और जो लैंड रेवेन्यू है वो बढ़ गया था, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक अभियान चला था, जिसकी वजह से, ठीक है। एक्का मूवमेंट जो है वो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेंट लिया जाता था ज़मीनों से, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्का मूवमेंट वाज थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द कांग्रेस। नहीं, एक्का मूवमेंट जो है शुरुआत में सपोर्ट किया गया था, बाद में कांग्रेस ने हाथ खींच लिया था, क्योंकि मदारी पासी जो थे उन्होंने यहाँ पे एक्का मूवमेंट में बाद में इन्वॉल्व हुए एंड वो थोड़े वायलेंट हो गए थे। जबकि बारदोली सत्याग्रह वाज इनिशियली इंडिपेंडेंट ऑफ कांग्रेस एंड वाज ओनली इन द लास्ट। नहीं, शुरू से ही बारदोली सत्याग्रह जो है वो कांग्रेस, तो ये सब स्टेटमेंट गलत है। इसमें भी देख लेते हैं। एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय द तालुकदार्स ऑफ अवध, वेयर एज बारदोली सत्याग्रह वाज अ मूवमेंट ऑफ द लैंडलेस लेबरर्स। नहीं, ऐसा नहीं था, लैंड तो था उनके पास, तभी तो रेंट बढ़ गया था। और एका मूवमेंट जो था वो लीडरशिप तालुकदार की तरफ से नहीं था, एक्चुअली तालुकदार के अगेंस्ट ये सब इनिशिएटिव था। तालुकदार बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा वैसा लेके परेशान करते थे, और अवध में था ये, वाराणसी मिर्ज़ापुर में नहीं था एका मूवमेंट, है ना, अवध वगैरह में था। और बारदोली जो है वो सौराष्ट्र में नहीं था, गुजरात में था। ऋग्वेदिक के बारे में दिया हुआ है। इरिगेशन फ्रॉम द वेल्स अलाउड द एग्रीकल्चर टू एक्सपेंड अवे फ्रॉम द flood plains and strips on the river margins into the present Punjab and Haryana plains having underground water levels reasonably close to the surface। तो बिल्कुल यहाँ पे जो इरिगेशन होता था वो इस तरह से होता था कि जो नदियाँ थी पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स वो बिल्कुल क्लोज पाया जाता था, तो इसलिए एग्रीकल्चर हो जाता था। ड्रॉट एनिमल्स पावर वाज एम्प्लॉयड टू ड्रॉप वाटर ऑफ द वेल। हाँ, ये भी एनिमल्स वगैरह यूज़ करके, और फिर वहाँ पे एक अश्मा चक्रा जैसा था, उसको ऐसे नचा नचा के पानी जो है, स्टोन पुली व्हील था, उससे पानी खींचा जाता था, तो ये सही बात है। ऋग्वेद में इसका मेंशन है, ये भी सही है। मेंशन हैज़ बीन मेड इन द ऋग्वेद ऑफ द यूज़ ऑफ द इम्प्लीमेंट लाइक परशु पुलिस एंड दत्रा। नहीं, ये सब जो है ये फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ किया गया था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर और पानी से रिलेटेड है, तो ये तो होगा ही नहीं। देयर इज अ हिस्ट्री द यूज़ ऑफ ऑक्स बिफोर द ऋग्वेद फॉर प्लोइंग द लैंड एंड पुलिंग द कार्ट। हाँ, यूज़ होता था, ये सही है, ये सही है, ठीक है। 1 and 3 करेक्ट। 2 जो है ये लैंड क्लियरिंग मैकेनिज्म है, फॉरेस्ट वगैरह क्लियर किया जाता था, जंगलों को साफ करने के लिए यहाँ पे सिकल वगैरह यूज़ किया जाता था, तो ओनली 1 and 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्लीस्टोसीन पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि भाई आइदर यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और द सतलज फ्लोड इनटू द यमुना एंड वन मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ आइदर हैड शिफ्टेड फ्रॉम द गंगा टू द इंडस और वाइस वर्सा। तो नदी शुकता थ्योरी जो है वो वैदिक एज का है, ये है ना, प्लीस्टोसीन पीरियड का नहीं है, राइट, होलोसीन पीरियड का है ये। तो ये ऋग्वेद में नदी शुकता थ्योरी, ये तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम प्लीस्टोसीन पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो वैदिक एज का है। फिर एक्सप्लोरेशंस ऑफ द सतलज एंड द यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे। नहीं, रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे द्वारा ये नहीं किया गया था। ऑलराइट, ये जो नदी सुकता थ्योरी है वो रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे, ये तो यहाँ पे जो तमिलनाडु का एक साइट है उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 31 का, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 में हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे जो डॉल्फिन पाया जाता था इंदस और गंगा सिस्टम में, दोनों सेम पाए जाते थे, तो यही स्टेटमेंट सिर्फ सही होगा। सो ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। ये गलत है, ये गलत है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे वाला तो सही होगा ही नहीं, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि इसका जो डिस्कवरी किया गया था वो किया गया था
बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो इसका यही होगा, डी। लेकिन उसका जो नाम है मैं वो थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जो इसका एक्सप्लोरेशन किसने किया था, ये जो थ्योरी था, ठीक है। हाँ, इसका किया था यहाँ पे पैस्कोई एंड पिलग्रिम ने, ठीक है। जो जियोलॉजिकल थ्योरी है, जो एंशियंट शिफ्टिंग ऑफ द सतलज एंड यमुना हुआ था, इसको यहाँ पे पैस्कोई एंड पिलग्रिम ने किया था, ना कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने तो यहाँ पे हैंड एक्स जो पलावरम 1863 में, जो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बोला जाता है, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, वो किए थे। तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब है एम्पटी सीट रिप्रेजेंट द अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा मेडिएशन ऑफ बुद्धा, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो मेडिटेशन करते हुए था, वो यहाँ पे बताता है कि भाई एक ऐसा सीट है खाली सा, और एम्पटी सीट है। बुद्धा का जो पहला सरमन हुआ था वो तो धर्म चक्र परिवर्तन जो व्हील्स है उसके बारे में है। बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण है वो स्तूपा से रिप्रेजेंट करता है, और बुद्धा का जो महाभिनिष्कर्म है वो द ग्रेट गोइंग फोर्थ, एक राइडरलेस हॉर्स के बारे में है ना, एक ऐसा घोड़ा जिसमें कोई सीट नहीं बैठा हुआ है, तो ये है। तो मेडिटेशन हो जाएगा इम्पटी सीट। अब है यहाँ पे कुछ रिवर्स का नाम दिया हुआ है, सही बताना है कि कौन यहाँ पे सही है। तो वितास्ता झेलम हो जाएगा, गलत। अश्किनी चेनाब हो जाएगा, ये गलत। परसुनी रवि, बिल्कुल सही बात है। और व्यास का विपास है। और यहाँ पे है यवा यावती, तो जोब रिवर जो है बलूचिस्तान में बहता है, उसका नाम है ये। तो ओनली 3 इज करेक्ट, परसुनी रावी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 34 में देख लेते हैं, अमरावती स्तूप के बारे में दिया हुआ है। इट इज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली, सही बात है। इन इंडिया इट वाज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूप, नहीं, सांची स्तूप से बड़ा है ये, अमरावती सांची स्तूप से बड़ा है, तो ये गलत है। अमरावती स्कूल of a sculpture made a lasting impact on the later South Indian sculpture and its products were carried to the Sri Lanka and South Eastern Asia, हाँ ये सही है। श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज में भी इसको ले जाया गया था, ठीक है, स्कल्पचर्स को। तो ओनली 1 and 3 इज द राइट आंसर, 2 नहीं होगा क्योंकि सांची स्तूप से ये छोटा है। अमरावती स्तूप सांची स्तूप से बड़ा है। सेंगुवट्टन चेरा, बिल्कुल सेंगुवट्टन जो है एक इम्पोर्टेंट किंग थे चेरा डायनेस्टी के, ठीक है। उदयनजरल ये भी एक चेरा डायनेस्टी के यहाँ पे किंग थे, चेरा के थे ना कि चोला के, गलत बात है ये। और नेंदुजेलियन जो है वो पांड्यास के थे, तो बिल्कुल ये सही बात है। तो सेंगुवतन चेरा के थे, नेंदुजेलियन पांड्यास के थे, और उदयनजिराल जो है वो चोला के नहीं थे, चेरा के थे। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। चेरा का सिंबल क्या है? बॉ। चोला का क्या है? पांड्या क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पांड्यास का मैं बता देता हूँ, फिश है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्टेटमेंट है कि भाई कौन सा फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट किया था फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। तो बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, सही बात है, ठीक है। 1939 त्रिपुरी सेशन के बाद पताभी सीतारमैया के हार के बाद गांधी जी ने बोला कि मेरी भी हार है, तो बोस ने यहाँ पे बोस फेल हो चुके थे कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी को जीतने के लिए। कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस, हाँ कांग्रेस का लेफ्ट था वो यहाँ पर डिसयूनाइटेड हो चुका था और उन्होंने बोस को सपोर्ट नहीं किया था। कम्युनिस्ट्स डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज इंडियवर्स, नहीं, कम्युनिस्ट्स ने यहाँ पे सपोर्ट किया था, ठीक है, कम्युनिस्ट्स ने यहाँ पे सपोर्ट किया था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। द सपोर्टर ऑफ एम एन रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग, नहीं, ये भी सही बात है ना। एम एन रॉय और जयप्रकाश नारायण ने बोला कि कांग्रेस यूनिटी को हम प्रेफर करेंगे रादर देन सपोर्टिंग बोस, तो ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया था बोस को, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 1, 2 and 4 सही है, 1, 2, 4 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध के बारे में एक स्टेटमेंट है कि भाई जो तालुकदार थे दे वेर डिसपोजेस्ड ऑफ देयर ई स्टेट बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट्स। नहीं, आर्म्स एंड फोर्ट्स, ई स्टेट्स, सबको यहाँ पे बोला गया था कि सरेंडर करिए। तालुकदार को बोल दिया गया था कि भाई आप सब कुछ को सरेंडर करिए। A summary revenue settlement was made in 1856 assuming that the तालुकदार्स were outsiders। बिल्कुल बताया गया कि भाई तालुकदार तुम लोग अब जाओ, तुम्हारा कहानी ख़त्म, अब तुम लोग यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करोगे। और ब्रिटिश ने बोला कि अब लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली होगा पीजेंट से बाय रिमूविंग देयर तालुकदार्स। तो ये सही है और ये सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिटेन करने के लिए नहीं बोला गया था। आर्म्स एंड फोर्ट्स सब कुछ जब्त करो, उनके ई स्टेट्स, उनके आर्म्स एंड फोर्ट्स, तालुकदार को यहाँ पे बहिष्कृत किया जाए। तो ब्रिटेन का यही पॉलिसी था। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर। 38 का क्वेश्चन है भाई, द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेज बेस्ड ऑन द कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म 1919। तो मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म में यही था कि भाई जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स है वो यहाँ पे पहले मुस्लिम्स को तो मिलता था, उसके साथ साथ एक्सटेंड कर दिया जाए अब एंग्लो इंडियन और बहुत सारे ऐसे और भी यहाँ पे सेक्शंस में। ठीक है, तो रिफॉर्म्स रिटेन एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। हाँ जी, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वेर सपोज टू काउंटर द इंडियन नेशनलिज्म विच वॉज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। हाँ, उस समय खिलाफत पैक्ट होता था और भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए थे जिससे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ रहा था, क्योंकि ये टाइम था 1919 का। 1916 से लेके 1920 तक ऐसे ही चला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जहाँ पीक पे था, बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये यहाँ पे इसीलिए लाया गया था सेपरेट इलेक्ट्रोड्स कि भाई काउंटर करना है इंडियन नेशनलिज्म को, जो कि यहाँ पे बढ़ रहा था। तो ये सही बात है, ब्रिटिश का ये पॉलिसी था। डिप्राइव्ड क्लासेस रैलिड अराउंड द फेवर्स इनहेरेंट इन सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। हाँ, डिप्राइव्ड क्लास तो वो चक्कर में थे ही कि भाई हमें फेवर चाहिए, सेपरेट इलेक्ट्रोड मिले तो हमारे लिए बेहतर है। तो ये भी सही है। तो 1, 2 या 3 इज द राइट आंसर। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, ये भाई क्लासिकल सिंगर थे कर्नाटका के। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था जयपुर अतरौली घराना। तो ये आंसर होगा राइट। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट्स द टर्म क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट। तो ये जो है ना, ऋग्वेद में क्षेत्रपति के बारे में मेंशन है ना, ऋग्वेद में, कि भाई एक एरिया है, फील्ड है, उसको ऑन कौन करेगा? तो उसको ऑन करेगा मर्द, ना कि औरत। लेकिन अथर्ववेद, क्योंकि ये बाद का वेद है ना, लेटर वेदास हैं, इसमें यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया कि क्षेत्र पत्नी का भी यहाँ पे जिक्र होने लग गया। तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद, है ना। अष्टाध्यायी होगा नहीं, पनिनी ग्रामेटिकल बुक है, अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद यहाँ पे नहीं होगा, अथर्ववेद होगा, क्योंकि लेटर वैदिक एज में ही यहाँ पे क्षेत्र पत्नी के बारे में मेंशन किया गया था। अगर यहाँ पे क्षेत्रपति होता तो क्षेत्रपति में ऋग्वेद होता। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 41 ये है कि भाई एक मिस्टर एक्स है, सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने एक क्रिटिकल वैक्सीनेशन ड्राइव को देख रहे हैं, पेंडेमिक आया हुआ है, और उन्होंने पाया कि एक प्राइवेट सर्विस है जो कि यहाँ पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो प्रॉफिट कमाने में जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है क्वालिटी। तो बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर भी आता है, लेकिन उन्होंने अपने आवाज़ को उठाया पब्लिक इंटरेस्ट्स में। उन्होंने अपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सीखा है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वो शिरकत किए थे, जिसके वजह से उनका करियर भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ था। तो उन्होंने सारे प्रैक्टिसेस को, सारे लर्निंग्स को यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट किया। उन्होंने रिपोर्ट किया इशू को अप्रोप्रिएट विजिलेंस अथॉरिटी को, और फिर हॉल्ट कर दिया जो कॉन्ट्रैक्ट है टू इंश्योर द सिटीजन वेलफेयर। तो ये किस तरह का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं ये मिस्टर एक्स? तो मिस्टर एक्स दिखा रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का। बिल्कुल ये अकाउंटेबल है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑफिसर है, अकाउंटेबल है, कुछ ऐसा गलत काम ना हो जाए, है ना। एस्पिरिट द कॉर्प्स तो होगा नहीं, दल भावना जैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, इक्विटी भी नहीं है और ना ही डेलीगेशन है, क्योंकि अकाउंटेबल है, वो अकाउंटेबल ऑफिसर हैं, अकाउंटेबल है, कुछ गलत होगा बोलना होगा उनको। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 42 एक मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इकोनॉमिक कंपटीशन भी है और हिस्टोरिकल ग्रीवांस भी है, जिसके वजह से कम्युनिटी टेंशन हो जाता है। एक फ्लैश पॉइंट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का डिसीजन है कि भाई लैंड दे दो, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे फैसिलिटी बनाना है, लेकिन वो एरिया ट्राइबल हैमलेट में पड़ता है, जिसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटी रिवोल्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि ये ज़मीन जो है इसमें कैसे आप बनाओगे यहाँ पे वेस्ट वाला मैनेजमेंट फैसिलिटी, क्योंकि ये सैक्रेड और क्रिटिकल है हमारे कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। और उसी समय जो अर्बन रेसिडेंट्स हैं, लोकल इंडस्ट्री ने बोला कि नहीं भाई हम तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट को कैसे हम डिस्पोज करेंगे, और हेल्थ कंसर्न्स है हमारा। तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, यहाँ पे रोड ब्लॉकेट हो जाता है, सोशल मीडिया कैंपेन
लॉन्च हो जाता है और आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं रिस्पॉन्सिबल, आपको बोला जाता है कि रिजॉल्व को डिस्प्यूट करो, कैसे करोगे? तो रिजॉल्व डिस्प्यूट करने का तरीका तो यही है। सबसे पहले तो यहाँ पे A successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing the technical alternative. हाँ, the government should move ahead with the project without delay. नहीं, ऐसे कैसे? मतलब जो अर्बन हेल्थ कंसर्न है वो तो है ही, लेकिन आउटवे नहीं कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप्स के भी हक एंड हुकूक को आप सुनोगे, ठीक है? तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग बनाइए, ट्राइबल लीडर सारे लोगों को शामिल कीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है? ये तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनके राइट्स की बात है ना, सिंगल एंटिटी का थोड़ी सवाल है। तो ये करोगे आप। फिर इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करोगे क्योंकि यहाँ पे वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली ये करोगे। बिना उसके तो कर नहीं पाओगे। तो ओनली 1, 3 एंड 4, 2 नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट को डिले के वजह से आप मूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स के भी सुनना जरूरी है। तो 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका भी आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे 3 ओनली, है ना? लिमिटेड डिस्क्लोजर करोगे, यहाँ पे रिमूव नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्टर को शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि इनके ऊपर अभी चार्ज प्रूफ नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स है, उन्होंने एड्रेस किया एक सेमिनार और उन्होंने बताया कि जो आर्टिकल 13 है उसमें क्या है भाई? तो उसमें ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, लेकिन वाई आके बोलते हैं कि नहीं, इसके साथ साथ कस्टम्स और यूजेस भी है, ठीक है? लेकिन एक्स बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। तो क्या एक्स सही है? नहीं, वाई जो है वो सही है। वाई बोल रहा है कि वाई जो बोलता है आर्टिकल 13 में लॉ जो है उसका मतलब है कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, इसके साथ साथ हमारा जो कस्टम्स हैं, यूजेस हैं, जो कि यहाँ पे फोर्स ऑफ लॉ इंडियन टेरिटरी में यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो राइट आंसर इज डी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है पॉलिटी का ये, है ना? पार्ट यहाँ पे 22 डायरेक्ट उठाया है, 25 पार्ट्स हैं टोटल, उसमें पार्ट 22 कोई पढ़ता नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। सो आर्टिकल 393 में इसका मेंशन है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 395 में ये मेंशन है कि भाई जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 और 1935 उसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है? और आर्टिकल 394 में है कि भाई इंडिया को जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमेंसमेंट है डेट, वो कहाँ है? तो आर्टिकल 394 में है। तो सारे आर्टिकल तो दिए गए हैं हमारे, 393 में ये है, 95 में ये है, 94 में ये है, पार्ट 22 में सब कुछ का यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे देर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। मतलब आर्टिकल तो सबका है ही, तो ये पूछ रहा है कि कोई आर्टिकल ही नहीं है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, राइट टू द पर्सन विथ डिसेबिलिटी से रिलेटेड। राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2018, नहीं 2016 में ये पास किया गया था। और ये बोला था कि हाँ रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस, अ लीगल ड्यूटी ऑन गवर्नमेंट टू इंश्योर द एक्सेसिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सुगम्य भारत अभियान focuses on achieving the universal accessibility for person with a disability across the 3 key domains: built infrastructure, transport system and information and communication technology। हाँ, तीनों के ऊपर इसके बारे में बात है, ठीक है? नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर ये आता है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, सुगम्य भारत अभियान वाला ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये है यहाँ पे ट्राइबल एरिया शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 244(2) के बारे में है, लेकिन ये 5th शेड्यूल में नहीं है। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है ये 6th शेड्यूल में है, ठीक है? कुछ ट्राइब्स हैं वो एग्जेम्पशन उनको मिला है इनकम टैक्स, हाँ सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पंचायत ऑफ फॉर द विमेन, बिल्कुल विमेन के लिए यहाँ पे 50% सीट्स जो है वो यहाँ पे रिजर्व है। तो पंचायती इलेक्शन में ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 6 शेड्यूल होगा, इसीलिए गलत है, ये सही है दोनों। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा कि देयर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड द स्टेटमेंट 2। तो ये भी सही है, ये भी सही है। 2 करेक्ट स्टेटमेंट है जिसमें 2 जो है एकदम इंक्लूड है, ये नहीं होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं स्टेयर्ड एंड अनस्टेयर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले तो जो स्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके रिटन आंसर्स नहीं होते हैं, उसके ओरल आंसर होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है? ठीक है, स्टेयर्ड क्वेश्चंस में ओरल आंसर होते हैं और
ओरल आंसर में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं। ऑलराइट, अनस्टेट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके रिटन होते हैं और इसके सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट। और ये कौन सा है? ये है नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन अनस्टेट क्वेश्चन। तो अनस्टेट क्वेश्चन में कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता है, अनस्टेयर्ड में कोई नहीं होता, स्टेयर्ड में होता है ना। स्टेयर्ड मतलब ओरल, ओरल मतलब सप्लीमेंट्री, है ना। स्टेयर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्टेयर्ड मतलब ओरल, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा जा सकता है। अनस्टेयर्ड में यहाँ पे रिटन, ठीक है, यहाँ पे कोई सप्लीमेंट्री नहीं होता है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कमेटी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाता है। तो सबसे पहले जो कमेटी बनता है उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हालांकि पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पे क्या है। बोथ हाउसेस से चुने जाएंगे, जिसमें से चेयरपर्सन राज्यसभा से होंगे, नहीं लोकसभा से होते हैं। 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा एंड 10 मेंबर्स बाय द लोकसभा, नहीं रेशियो ही होता है 2:1 लोकसभा इज टू राज्यसभा। अगर 20 होंगे लोकसभा में तो 10 होंगे राज्यसभा में, तो इसका उल्टा है, तो ये भी गलत है। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट फॉर द यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नहीं कोई भी कमेटी में मिनिस्टर बन ही नहीं सकता है उसका मेंबर, ठीक है, तो ये भी गलत है। और मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 2 ईयर, नहीं एक टर्म 1 साल का होता है कोई भी यहाँ पे कमेटी, है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी हो चाहे कोई भी कमेटी हो, एस्टिमेट कमेटी हो, तो वो यहाँ पे 1 साल के लिए बनता है। तो यहाँ पे देर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट गलत है। ये भी राज्यसभा होगा नहीं लोकसभा होगा, यहाँ पे 20 मेंबर्स उल्टा कर दिया है, गलत है। नो मिनिस्टर एक्सेप्ट, एक्सेप्शन का कोई बात ही नहीं है, कोई मिनिस्टर बनेगा ही नहीं, ठीक है। और मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 2 ईयर, नहीं भाई 1 साल के लिए बनता है, तो सारा गलत है। नाउ मिशन सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र के बारे में दिया हुआ है कि इट एम्स टू इंक्रीज द एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड एरियल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। बिल्कुल, अभी जो इंडिया पाकिस्तान में चल रहा था वॉर डिस्प्यूट, उसमें भी ये मिशन सुदर्शन चक्र जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको यहाँ पे इन्फोर्स किया गया था। द मिशन इज बीइंग डिजाइन टू इन्हांस द रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्स, री इन्फोर्सिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ जी, और एम यही है कि सारे पब्लिक प्लेस को यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा बाई 2035। तीनों सही है, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, सॉरी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये बताता है कि मैत्री सेतु जो है वो फेनी रिवर पे बना था, बिल्कुल बना था, लेकिन क्या ये रामगढ़ और साबरूम इन बांग्लादेश को कनेक्ट करता है? नहीं, साबरूम जो है वो त्रिपुरा में है और रामगढ़ जो है वो बांग्लादेश में है, उल्टा दे दिया गया है, गलत। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विथ म्यांमार, नहीं इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है झूला घाट, है ना। पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया में और नेपाल में यहाँ पे कनेक्ट करता है, ठीक है। मेची ब्रिज एंड इट्स अप्रोचेज कनेक्ट पानी टंकी बाईपास, पानी टंकी बाईपास वेस्ट बंगाल में है, और ये ककराबिट्टा इन नेपाल, बिल्कुल, तो ये सही बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आप सेतु ब्रिजेस वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो कौन कौन से जगह को यहाँ पे कनेक्ट करता है, तो ये सिर्फ राइट होगा, 3 ओनली इज द राइट आंसर। 0 FIR भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में है कि 0 FIR कैन बी लॉज्ड एट ए पुलिस स्टेशन इवन दो द प्लेस ऑफ द कमीशन ऑफ ए कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल तो होगा ही नहीं। 0 FIR जो है वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में होता है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत। The officer in charge of the police station where 0 FIR has been lodged may with the permission of the competent authority initiate a preliminary inquiry, हाँ परमिशन लेकर कर सकते हैं वहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं। एंड अंडर 0 FIR इट इज़ ऑब्लिगेटरी, नहीं ऑब्लिगेटरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली हो, ओरली हो, रिटर्न हो, कुछ भी हो, लेकिन ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। सो द ओनली राइट आंसर इज़ 2, यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज पूछ के कर सकता है, यहाँ पे कोग्नाइजेबल के लिए सिर्फ होगा, और यहाँ पे तो भाई ऑब्लिगेटरी होगा ही नहीं। तो वर्ड पे बहुत ध्यान देना है, यूपीएससी इस बार वर्ड से बहुत खेला है। यहाँ पे भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, बिल्कुल इसका काम है कोऑर्डिनेट बिटवीन द वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। क्या किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, गलत। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसका काम है इन्वेस्टिगेट करना कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फ्रॉड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गलत। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI जो वैल्यूज़ है पब्लिक लाइफ उसको प्रिजर्व करना है, और हेल्थ जो है नेशनल इकोनॉमी को उसको मेंटेन करना है, बिल्कुल सही बात। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांस एंड पेंशन, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है, बाकी ये दोनों गलत है।
ठीक है, तो कौन सा रो यहाँ पे सही है? एक रो। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन हैव नॉट बीन, ये बहुत अब तक का मुझे लगता है ये पूरे सेट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इसमें से कौन रेटिफाइड नहीं किया गया है? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन बिल्कुल इंडिया ने रेटिफाई किया है। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, हाँ आर्टिकल 23 में इसका मेंशन भी है, यहीं से आया था, ये भी रेटिफाई है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ ऑल द माइग्रेंट वर्कर एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, नहीं, इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया। जिनेवा कन्वेंशन, आप बोलोगे हाँ जिनेवा कन्वेंशन तो इंडिया ने रेटिफाई किया है, हाँ किया है। 1949 का जिनेवा कन्वेंशन को इंडिया ने 1950 में रेटिफाई तो किया था, लेकिन 1977 का जो अमेंडमेंट है जो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन इन द टाइम ऑफ द वॉर के बारे में जिक्र करता है, उसके बाद एक्सटेंशन में इंडिया ने इसको नहीं किया है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, इसको भी इंडिया ने नहीं किया है। तो कौन कौन को से नहीं किया है? ये नहीं किया है इंडिया ने, ये नहीं किया है, ये नहीं किया है। सो राइट आंसर इसका क्या होगा? नॉट पूछ रहा है तो 1 एंड 2, मतलब इंडिया ने कौन कौन सा किया है, तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। एक मिनट, आई एम सॉरी, बोला था ना मैंने बहुत ही ये टफ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 3, 4 एंड 5। इनमें से इंडिया ने कौन कौन सा नहीं किया? तो ये तो किया है इंडिया ने, ये किया है, ये नहीं किया है, तीनों ने नहीं किया इंडिया ने। ठीक है, तो इसलिए 3, 4, 5 इंडिया ने नहीं किया है, बाकी ये सब तो रेटिफाई किया ही। आर्टिकल 23 में इसका मेंशन है, ये है इसका जो पॉलिसी कन्वेंशन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ था, ज्ञान मंडपम, उसके बारे में है कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, प्लानिंग नहीं था, प्लैनेट था, गलत। प्रियम्बल जो था वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? बाइंडिंग फ्रेमवर्क, नहीं बाइंडिंग नहीं था ये। ठीक है, इट वॉज नॉट ए बाइंडिंग फ्रेमवर्क। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 7 पिलर 7 चक्रा के बारे में बात किया था, जिसमें एआई फॉर साइंस सिक्योर एंड, बिल्कुल ये सही है, ये सही हो गया और ये दोनों गलत हो गया, बाइंडिंग नहीं था और पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस होगा। सो ओनली राइट आंसर इज 3, मतलब डी। क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाता है, आसियान मेंबर कंट्रीज से रिलेटेड है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो आसियान से रिलेटेड है, हाँ। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, बिल्कुल ये दोनों है। अगरतला अखुरा रेल लाइन, नहीं, ये तो बांग्लादेश से है, इंडिया एंड बांग्लादेश का बायलैटरल रिलेशनशिप में ये शामिल है, इसीलिए 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में है। रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस आगा खान पैलेस अफगानिस्तान से रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिकोया, ये यहाँ पे श्रीलंका से रिलेटेड है, यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे हेल्प किया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट स्टडीज़ मालदीव में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 57 के बाद 58 में आ जाते हैं, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है, बिल्कुल इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। T90 भीष्म टैंक, MK3 टैंक, AVNL और HVF चेन्नई इसको बनाता है। ठीक है, अकूला क्लास सबमरीन नहीं बनाता है इंडिया। ठीक है, तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। Colombo process is a regional consultative process in which member state take binding decision. Binding decision नहीं होता Colombo process में, ये सब binding नहीं होता है कुछ भी। आबू धाबी डायलॉग वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग है, हाँ हाँ। और एशियन कंट्रीज ऑफ लेबर ओरिजिन और डेस्टिनेशन जो है वहाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से रिलेटेड है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मोबिलिटी से बात करता है, ये सही है। ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड बाय ए फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बांग की मून ने इसको प्रपोज किया था और बोला था कि एक वॉलंटरी फोरम होगा जिसका डिसीजंस नॉन बाइंडिंग होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। 60, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है? तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी 1954 में मिला था वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त करने के बाद, और 1981 में भी मिला था। UNHCR को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को एक बार मिला है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ को एक बार मिला, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एक बार मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये सिर्फ ओनली 1। अब है यहाँ पे कुछ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस था उसके बारे में है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, ए का 3 UNMIL, ठीक है, उसके बाद बी का 1, ठीक है, सी का यहाँ पे 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 3। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पीस कीपिंग ऑपरेशन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन था हालांकि ये।
उसके बाद है यहाँ पे बीमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, डेफिनेटली मुझे पता था तो कोलंबो होगा। उसके बाद सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट जो होगा सी का, वो हो जाएगा 1 नोएडा में। उसके बाद यहाँ पे बी का हो जाएगा 2 एनर्जी सेंटर बेंगलुरु में। और कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी जो है वो थिम्पू में होगा, ठीक है, भूटान। उसके बाद है यहाँ पे कुछ कॉर्प्स का नाम दिया हुआ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है उसके बारे में है। तो 3 कॉर्प्स जो है वो कहाँ पे है, 3 कॉर्प्स यहाँ पे दीमापुर में है, 4 कॉप्स तेजपुर में है, 14 कॉप्स लेह में है, 33 कॉप्स श्रीनगर में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं 64 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसका जो पीरियड था वो 2022 से 2026 था, तो ये तो होगा ही नहीं, गलत है। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे अचीव किया जाए। हाँ, जो सेंट्रल फंडिंग था वो 100% था सारे स्टेट्स के लिए, नहीं सारे स्टेट्स के लिए 100% नहीं था, 60:40 का रेशियो था, ठीक है। और कुछ हिली स्टेट्स थे उसके साथ 90:10 का रेशियो था, 90 सेंटर 10 यूनियन टेरिटरी और हिली स्टेट। तो ये भी गलत, ये भी गलत, 2022 होगा इसमें इसलिए। बाकी ये जो है ऑब्जेक्टिव सही है इसका, रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का। सो द राइट आंसर इज 2 ओनली। ऑलराइट, 65 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का कौन सा यहाँ पे मेंबर्स है। तो सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, 4 को सब काट देंगे, बचा 2 और 3, दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद 66 इंटरपोल नोटिस के बारे में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो ग्रीन नोटिस है वो यहाँ पे किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो ग्रीन नोटिस वार्निंग करने के लिए दिया जाता है कि भाई कोई पर्सनल का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है जो कि थ्रेट पहुँचाए पब्लिक सेफ्टी, तो उससे रिलेटेड है ग्रीन नोटिस, ठीक है। उसके बाद सिल्वर नोटिस जो है वो क्रिमिनल एसेट्स को ट्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ बी का हो जाएगा 2 ब्लू नोटिस जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, मतलब नोटिस वोटिस कलेक्ट करना, ट्रेस करना, ये सब ग्रीन एंड ब्लू थोड़ा सही लगता है। लेकिन ब्लैक जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो मतलब कुछ डेंजरस, जैसे भाई अनआइडेंटिफाइड बॉडी है ना उसके, तो दैट इज द सी का वन, राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है यहाँ पे निरंतर के बारे में। निरंतर के बारे में यही दिया हुआ है कि भाई कुछ स्टेटमेंट हैं। तो इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, बिल्कुल सही बात है। रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज द सेंट्रल जू अथॉरिटी, नहीं है, ICFRE देहरादून है यहाँ पे रिसर्च एंड मैनेजमेंट और इकोसिस्टम सर्विस का, तो ये गलत स्टेटमेंट। Capacity development support is the vertical under this platform, the lead institute for which the Indian Institute of Forest Management भोपाल, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। सो ओनली 1 और 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जब विजिट किए थे इंडिया में 2026 में, तो कौन कौन सा यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। तो एग्रीमेंट यही 2 चीज़ हुआ था सिर्फ। बायलैटरल डायलॉग हुआ था, मैकेनिज्म ऑन इंडो पैसिफिक, और दूसरा हुआ था कि भाई यूथ हॉकी डेवलपमेंट बिटवीन द हॉकी इंडिया एंड जर्मन हॉकी फेडरेशन। बाकी ये कोई एम्स और आयुर्वेदा और हैम्बर्ग में कुछ नहीं हुआ था, ना ही ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो इसीलिए नॉट पूछा है, तो 1 और 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, 2 और 3 जो है ये सही है, ये बात हुआ था, लेकिन नॉट पूछ रहा है तो 1 और 4 होगा। सो दैट इज द राइट आंसर इज बी, ठीक है, क्योंकि ये सब हुआ था जब आए थे वो, तो ये सब हुआ था। तो कौन नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ था ये और ये। आगे बढ़ते हैं 69 ध्रुवा 64 चिप के बारे में पूछ रहा है। थर्ड चिप फैब्रिकेटेड अंडर द DIR-5 प्रोग्राम। बिल्कुल, इंडिया का खुद का माइक्रो प्रोसेसर बना था और इंडिया का पहला 1 गीगाहर्ट्ज़ और 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर था। बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर। PIB से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। BIS ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नेशनल स्टैंडर्ड टू टेस्ट एंड assess the bomb disposal system, which of the following is regard to the system is correct। इसमें से कौन करेक्ट है। न्यू स्टैंडर्ड ये है, हाँ है। इट विल इम्प्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट अक्रॉस एजेंसी, बिल्कुल। इट वॉज डेवलप्ड बाय द TBRL DRDO इन कोलैबोरेशन विद 30th सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया। नहीं, रशिया का कोई यहाँ पे योगदान नहीं था, ये एक डोमेस्टिक DRDO के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड TRBL का कोलैबोरेशन था। रशिया का यहाँ पे कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, ओनली 1 और 2 इज द राइट आंसर। एक इंसान है जिनका जन्म हुआ यूके में, नोबेल प्राइज़ मिला 2025 में, प्रोफेसर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी। जब ये प्राइज़ अनाउंस हुआ था, इनका नाम है जॉन क्लार्क। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में दिया हुआ है। तो जो टूर्नामेंट है वो शेयर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है और 4 ग्रैंड स्लैम होता है, बिल्कुल 4 ग्रैंड स्लैम होता है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड US।
दे आर ओपन फॉर एंट्री टू ऑल द इंटरनेशनली रैंक टेनिस प्लेयर। नहीं, 500 रैंकिंग तक ही लोग यहाँ पे भाग ले सकते हैं। हालांकि ये बात सही है कि 14 से ऊपर जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। देर इज़ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड। नहीं, कोई वाइल्ड कार्ड नहीं। अगर आपको कितना भी वाइल्ड कार्ड मिले हैं उसके बावजूद भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में यहाँ पे आप भाग ले सकते हैं। जबकि और भी जो ऐसे टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 5 वाइल्ड कार्ड मिला तो आप भाग नहीं ले सकते। जैसे ATP टूर वगैरह होता है ना, तो उसमें 5 अगर वाइल्ड कार्ड मिल गया तो आप भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ओनली वन इज सही। ठीक, सेमीकंडक्टर्स का कौन कौन सा यहाँ पे चिप कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो CG पावर इंडस्ट्रियल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये गुजरात में है, हाँ है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड असम में है, हाँ है। HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया चिप लिमिटेड मध्य प्रदेश में नहीं है जी, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और CIC SEM प्राइवेट लिमिटेड उड़ीसा में है, हाँ है। तो ये जो है ये नहीं है, क्योंकि कहाँ है भाई, यूपी में है, इसीलिए नॉट करेक्ट में ये सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया का यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन वेदर सिस्टम बनाया गया है, भारत फोरकास्ट सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फोरकास्ट करेगा जो पंचायत क्लस्टर लेवल है, बिल्कुल सही बात है। और क्या ये IIT दिल्ली द्वारा बनाया गया है? नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा बनाया गया है, IITM पुणे। सो ओनली वन इज द राइट आंसर। बूंग फिल्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। 76 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। ब्लॉकचेन जो है वो रिकॉर्ड्स क्या डेटाबेस में स्टोर होता है और ये विजिबल होता है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं विदाउट द रिस्क ऑफ अल्टरेशन। बिल्कुल इसको इम्यूटेबल होता है, ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये सही बात है ब्लॉकचेन के बारे में। कॉपीज ऑफ द इंटायर डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क सिंकिंग विद इन सेकेंड। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं ब्लॉकचेन में और सारा जो है वो वैलिडेट होता है, एक करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, बहुत तेज़ी से ये वैलिडेट होता है और ये सब कंप्यूटर में स्टोर होता है पूरा डेटाबेस। ठीक है, तो विद इन द सेकेंड्स दे आर सिंक्ड, हाँ सही बात है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन इज अ ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन अलाउइंग द सेलेक्टिव डेटा। नहीं, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन का नहीं होता है यहाँ पे ब्लेंड, ये हाइब्रिड होता है। ठीक है, हाइब्रिड के बारे में ये था कि भाई पब्लिक एंड प्राइवेट। कंसोर्टियम जो होता है वो यहाँ पे सेमी गवर्नड होता है, यहाँ पे सेमी सॉवरन होता है ना, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि सेमी डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो ये हाइब्रिड के बारे में है कि भाई प्राइवेट प्राइवेट होता है। कंसोर्टियम में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, एकदम डिसेंट्रलाइज होता है। मैथमेटिकल एल्गोरिदम मेक इट इम्पॉसिबल टू चेंज और डिलीट एनी डेटा वंस रिकॉर्डेड एंड एक्सेप्टेड। हाँ, जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम इतना हार्ड होता है, इतना टफ होता है कि उसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है, एकदम इम्यूटेबल होता है, इट कैनॉट बी अल्टर्ड, यू कैनॉट डिलीट इट एंड वंस इट इज़ रिकॉर्डेड इट इज़ एक्सेप्टेड। सो ओनली ये सही है, ये सही है, ये सही है। 1, 2 एंड 4 इज़ द राइट आंसर, 3 नहीं है। ई कॉमर्स साइट एक ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल है जहाँ पे सेलर के पास कंट्रोल तो होता है प्राइसिंग का, लेकिन वो जो है ही डज़ नॉट कीप द प्रोडक्ट्स इन स्टॉक में है नहीं, प्राइसिंग कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो भाई वो शिपमेंट कर सकता है थर्ड पार्टी सप्लायर को। तो ये जो सब शिप करेगा डायरेक्ट कस्टमर को तो इसको क्या बोला जाएगा? तो ड्रॉप शिपिंग मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है, एफिलिएट में तो वो होता है कि आपने कुछ एफिलिएशन ले रखा है, आप जैसे यूट्यूब पे एफिलिएशन ले रखा है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है। ट्रांजैक्शनल फ़ी रेवेन्यू मॉडल में कुछ एक आप किसी चीज़ का जो है ना ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको फ़ी मिल रहा है। ठीक है, एजेंसी रेवेन्यू मॉडल, आपने एजेंसी ले रखा है किसी चीज़ का और आपको रेवेन्यू मिल रहा है, नहीं सब नहीं होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में आरबीआई का क्या है? एक्सेस है, यूजेस है, क्वालिटी है ना, 45% एक्सेस, ऐसे कर करके कुछ वेटेज दिया हुआ है। सो दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, ONDC का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है? तो जो डोमिनेंस है लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, उसको यहाँ पे कम करना है और इंटर ऑपरेबिलिटी जो है उसके ऊपर फोकस करना है। तो दैट इज़ द राइट आंसर। UPI एंड CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो UPI रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, लेकिन डिजिटल रुपी जो है वो सॉवरन पेपर करेंसी जैसा है, बिल्कुल सही बात है। आप CBDC जब यूज़ करोगे तो ऐसे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का नोट है और एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। और ये जो है, ठीक है, ये दिखता भी नहीं है ना, जहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं कि UPI ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करेगा बैंक एंड रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट, लेकिन CBDC में कोई डेटा कैप्चर नहीं होता है क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो है वो एक वैलेट से दूसरे वैलेट में होता है। उसी तरह से इन द केस ऑफ UPI सेटलमेंट फॉर द एंड यूजर्स हैपन इंस्टेंटली, एकदम तुरंत हो जाता है क्योंकि मनी यहाँ पे कटा
और क्रेडिट हुआ, लेकिन डिजिटल रुपी में कोई सेटलमेंट नहीं होता है ना, जैसे आपका जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई और डिजिटल रुपी में लाइबिलिटी लाइज विद द यूजर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। दोनों केसेस में ऐसा नहीं होता है ना। रियल वर्ल्ड एसेट के बारे में बात कर रहा है, तो टोकनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रियल वर्ल्ड एसेट को डिजिटल टोकन में बदल देगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। जैसे आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाके आप किसी, जैसे ज़मीन लेते हो आप, तो इसको आप रियल वर्ल्ड एसेट है, जैसे ज़मीन हो गया, पैसा हो गया, उसको यहाँ पे एक डिजिटल टोकन दे देगा आपको, आप बोलेगा कि ये आपको जो है, ये ज़मीन के बदले आपको ये टोकन मिला और ये ट्रेडेबल है। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 24/7 एक्सेस सही। और टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स विल अलाउ द एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल इंडिया। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, क्योंकि अगर मान लें आपको किसी ज़मीन का खरीद फरोख्त करना है तो डेफिनेटली आप डिजिटल ट्रांजैक्शन में करके उसको यहाँ पे कर सकते हो। 1 2 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, एक ऐसा बॉन्ड जो कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट एंड सोशल प्रोजेक्ट दोनों को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। ग्रीन बॉन्ड इन्वायरमेंट को करता है, सोशल बॉन्ड सोशल प्रोजेक्ट को करता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जो होता है वो यहाँ पे दोनों को करता है। सॉवरेन बॉन्ड तो ये तो अलग है ना, ये तो सरकार इसको कंट्रोल करती है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इज द राइट आंसर। इन्वायरमेंट एंड सोशल दोनों को यहाँ पे प्रमोट करना। M1 एक्सचेंज का काम क्या है? M1 एक्सचेंज का बेसिकली यही काम है, डिस्काउंटिंग एंड इनवॉइसेज एंड बिल्स एंड एक्सचेंज फॉर द MSME। तो इसका राइट आंसर यही होगा, ये सब इसका काम नहीं है, ठीक है एकदम। अगर आप जानते हैं कि M1 एक्सचेंज जो MSME के लिए क्या है, तो इसका राइट आंसर यही होगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग इन इफेक्ट एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट में डिफरेंस समझ लीजिए। क्राउडिंग इन इफेक्ट में मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार भी यहाँ पे खर्च कर रही है ना, सरकार खूब पैसा कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से प्राइवेट भी आ रहे हैं कि हाँ भाई सरकार तो कर रही है तो डूबेगा नहीं मेरा। दैट इज़ कॉल्ड क्राउडिंग इन इफेक्ट। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन जब गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग ले लेके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो भाई बोरोइंग जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, तो इससे डिस्करेज होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब क्राउड जो होने वाला है ना, लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो आउट हो गए। सो दैट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 85, रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में बिल्कुल एकदम, इसमें आप देख सकते हो कि दो ही स्टेटमेंट गलत है। चाइना जो है हाईएस्ट शेयर तो है ही, लेकिन इंडिया नहीं है उसके बाद, गलत स्टेटमेंट। और यहाँ पे 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है, ना कि 13, तो ये भी गलत हो जाएगा, बच जाएगा ये और ये। सो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। एविएशन सेक्टर के बारे में है, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट आंसर होगा, आप देख लेना, ये दोनों सही स्टेटमेंट है, ठीक है। 87 का देख लेते हैं क्वेश्चन, क्राउड फंडिंग के बारे में है। क्राउड फंडिंग एक फंड रेज करने का मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स का, और फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाते हैं, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आर एबल टू रेज द फंड एट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट अंडरगोइंग द राइगरस प्रोसीजर। तो उनको पैसा अगर लेना रहता है एसएमई को, बैंक के पास जाएंगे, कोलेट्रल देंगे, जमा करेंगे, बहुत राइगरस प्रोसेस है। लेकिन क्राउड फंडिंग बहुत ही आसानी से पैसा जुटाने का तरीका है सोशल मीडिया का हेल्प करके। तो बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। RN मल्होत्रा कमेटी 1993 में बना था, काम था कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, और इसको IRDAI के अंदर नहीं, IRDAI तो खुद 1999 में बना था और ये 1993 में ही बना था, तो ऐसा कुछ नहीं, गलत है। LC गुप्ता कमेटी सही है। उर्जित पटेल कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए था, ना कि यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर के लोन के लिए, ठीक है, तो ये गलत है। और YH मालेगांव कमेटी जो है ये सही है, तो ओनली ये सही 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। NBFC के बारे में दिया हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। NBFC कैनॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है। NBFC कोई भी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट नहीं इंटरटेन कर सकता है। FD कर सकता है NBFC, बट नॉट सेविंग एंड करेंट। ऑल द NBFC ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विद RBI, नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। कुछ कुछ तो सेबी जो हैं वो यहाँ पे उसके अंदर आते हैं, कुछ और भी ऐसे दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो हैं वो IRDAI करता है, तो मैंडेटरीली नहीं है, गलत स्टेटमेंट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड कैन इशू द चेक, नहीं, दे डू नॉट फॉर्म द पेमेंट एंड सेटलमेंट। बैंक्स जो है वो यहाँ पे होते हैं, ना कि NBFC, और ना ही ये चेक इशू करते हैं, है ना, दोनों गलत है।
DICGC 5 लाख तक का आपको जो है FD पे मिलता है छूट। तो ये क्या NBFC पे मिलता है? नहीं मिलता। अगर आप जाइएगा श्रीराम फाइनेंस पे FD करने, अगर आपको 5 लाख के अंदर भी कोई FD है, श्रीराम फाइनेंस अगर या कोई भी NBFC अगर डूब जाता है, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट 5 लाख फ्रॉम द RBI। दैट इज़ रॉन्ग ओनली, सॉरी दैट इज़ ट्रू, क्योंकि नॉट अवेलेबल है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये दोनों गलत है। ठीक है, क्योंकि DICGC का अवेलेबिलिटी नहीं है NBFC में, सिर्फ बैंकिंग को मिलता है। ये 1 and 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिटी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है। ये अल्कायर फोस्टर मेथडोलॉजी से कैलकुलेट होता है। हाँ, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी HI जो है इंडेक्स, उसने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था। MPI कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज़ अ टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर। हाँ, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्ल्ड वाला है ना, OPHI जो रिलीज़ करता है, उसमें 10 इंडिकेटर हैं। लेकिन इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 12 है, और उसमें 12 में शामिल कौन है? मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट है। लेकिन ये बोल रहा है कि दे आर द कॉमन इंडिकेटर। नहीं, कॉमन इंडिकेटर तो नहीं है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OPHI का जो इंडिकेटर है उसमें ये नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों सही है। 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 आ जाते हैं। जेनेटिक मेडिसिन के बारे में है। ये करेक्ट करता है, कंपनसेट करता है फॉल्टी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, सही बात है। और जो इंजीनियर्ड वायरस होते हैं, लिपिड नैनो पार्टिकल होते हैं, ये एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मेडिसिन के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल, हम नैनो पार्टिकल्स अगर पढ़ेंगे तो नैनो पार्टिकल्स से ही होता है कुछ ऐसे मेडिसिन जिसको यहाँ पे कैरी किया जाता है स्पेसिफिक साइट्स पे। दैट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज एक्चुअली द वर्क ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। तो ये सही है, ये सही है। जेनेटिक मेडिसिन ऑल्टर द इंटायर DNA सीक्वेंस को चेंज नहीं करता, ये गलत है। सो ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में सबसे पहले तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल अनबायस्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है, नहीं, बायस्ड हो जाता है। तो ऐसे ही आप 3 को यहाँ पे हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, बच गया 1 and 2। अब 1 and 2 पढ़ते हैं। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल असाइन प्रोबेबिलिटी टू द नेक्स्ट पॉसिबल वर्ड्स एंड देन पिक द वन विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। हाँ हाँ, 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी जो रडार में ना आए, है ना, रडार उसको पकड़ ना पाए। तो दे हैव अ वेरी स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शन एंड कोटेड विथ रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल। हाँ, रडार ऑब्जर्व करेगा तभी तो बच पाएगा, स्केप कर, रडार से बचाने का यहाँ पे प्रोसेस है ये, सही बात है। स्टील्थ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। हाँ, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी भी यूज़ किया जाए तो पकड़ा जाएगा। स्टील्थ ऑब्जेक्ट आर कोटेड विथ मेटा मटेरियल टू इंक्रीज द स्कैटरिंग, नहीं डिक्रीज करो। अगर स्कैटरिंग को इंक्रीज कर दोगे तो भाई विजिबल हो जाएगा ना वो लाइट। तो विजिबल तो करना नहीं है आपको, तो बचाना है रडार के उससे, प्रकोप से, तो डिक्रीज करने का है, तो इंक्रीज नहीं होगा, ये गलत है। ये सही है, ये सही है। ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 आ जाते हैं। ब्लैक बॉक्सेस जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, ये रेड लाइट एमिट करता है? नहीं जी, ये अल्ट्रासोनिक पल्सेस एमिट करता है, जिससे यहाँ पे अंडर वाटर डिटेक्शन पॉसिबल हो सकता है, तो ये गलत है। दे रिकॉर्ड बोथ द कॉकपिट वॉइस एंड फ्लाइट डेटा। हाँ जी। देयर मेमोरी यूनिट्स आर मेड यूजिंग आइदर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, या तो टाइटेनियम का बना होता है या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर। ये अल्ट्रासोनिक रेड लाइट नहीं, ये रेड लाइट नहीं, अल्ट्रासोनिक पल्सेस से ये जो है वो प्रोपगेट होता है। ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो क्वेश्चन है मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनता है ना। मतलब H2O जो है उसको यहाँ पे स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और वाटर में यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे निकलता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला है कि नेचुरल गैस से होता है, नहीं, ग्रे हाइड्रोजन होता है ये। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ जी, रिन्यूएबल एनर्जी से मैंने बता दिया। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था 5 मिलियन मेट्रिक टन, लेकिन यहाँ पे जो एबेटमेंट का टारगेट था ना वो 50 मिलियन मेट्रिक टन था 2030। ये बिल्कुल सही है, बाद में इसको रिवाइज करके 50 मिलियन मेट्रिक टन किया गया था। एबेटमेंट मतलब रिडक्शन करना है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव जिस जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का था वो था 5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन करना। तो ये बड़ा ही फंसाने वाला था, यहाँ पर ट्रैप था। तो ये सही है, एक्चुअली ये सही है, ये सही है। ठीक है, ये सही है और ये सही है। 2 and 3 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, 2 and 3 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 96 में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इज एन ऑटोनोमस एजेंसी फॉर्म टू फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटिटीज, सही बात है। अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट, नहीं, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निकुल कॉस्मोस ने किया था, ना कि यहाँ पे फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट इससे पहले बहुत सारे रॉकेट ने कर रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। और स्काई रूट एरोस्पेस ने लिक्विड फ्यूल जीएसएलवी के लिए बनाया, नहीं, जीएसएलवी के लिए कुछ ऐसा नहीं, इसरो ने अपना खुद का बनाया है, तो ये स्काई रूट से कोई मतलब नहीं, ये गलत, ये गलत, सिर्फ ये सही। ड्रोन स्वार्म्स टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या ये टेट्रा हर्ट्ज बैंड यूज़ करता है? नहीं, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये काम करता है। जो ड्रोन स्वार्म्स होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और ये कमांड सेंटर से कम्युनिकेट करता है। और जो इंडिविजुअल ड्रोन्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हर एक दूसरा ड्रोन के साथ, हाँ। जीपीएस स्पूफिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे यहाँ पे काउंटर किया जा सकता है ड्रोन स्वार्म अटैक को, क्योंकि जीपीएस स्पूफिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप रडार के उसके एक्यूरेसी को ही ख़त्म कर देते हैं और जिससे यहाँ पे ड्रोन स्वार्म्स का जो अटैक है वो उससे बचा जा सकता है। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर, 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। 98 नंबर, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, क्या ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है? नहीं, ये इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट 2003 का हिस्सा है, ये गलत है। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाँ। द प्राइमरी एम इज टू बिल्ड अ कैटलॉग ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, हाँ। ओनली 2 और 3, ये सही है, ये सही है, ये गलत है क्योंकि इसका ये होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में है। इट एम्स टू डेवलप द इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स, ये सही है। Its implementation includes setting up of 4 thematic hubs in academic and national research and development institute across India, हाँ, ये भी सही है, both 1 and 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियाज डीप ओशन मिशन, काफ़ी इजी भी बोला जा सकता है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मत्स्य 6000 जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, 3 लोगों को यहाँ पे 6000 ज़मीन से नीचे मतलब समुद्र में ले जाया जाएगा और डीप सी एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। और समुद्रयान इज़ द प्रोजेक्ट अंडर दिस मिशन, हाँ। सो ओनली 2 और 3 इज़ द राइट आंसर क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होगा। आई होप एनालिसिस पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं और अपना स्कोर बता सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी टफ था, मैं इसको इजी, मॉडरेट और टफ के कैटेगरी में टफ में रखूँगा क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट था और मैं इसको टफ रखूँगा। आप लोग अपना आंसर की से मिलाने के बाद अपना मार्क्स यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।